हमें रिटेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना पड़ेगा कि रिटेलर्स क्या कर रहे हैं, किसी स्टॉक में इतना ज्यादा पोटेंशियल दिख जाए, एंड दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ब्लॉक। इसी कॉन्सेप्ट को एसएमसी ट्रेडिंग वगैरह में लोग ओबी करते रहते हैं, ठीक है, कि स्मार्ट मनी कैसे वर्क करता है, हाउ व्हाट इज देयर मेंटालिटी, हाउ दे थिंक, कितने ज्यादा लोग बेचना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है मार्केट साइकोलॉजी। हेलो एवरीवन, हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि टेक्निकल एनालिसिस क्यों वर्क करता है और हमें टेक्निकल एनालिसिस पे बिलीव क्यों करना चाहिए। तो उसी वीडियो का हम सेकंड पार्ट लेके आए हैं कि ताकि हम लोग डिटेल में जान सकें कि टेक्निकल एनालिसिस जो वर्क करता है। अभी हमने पिछले वीडियो में मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बारे में बात किया था, हमने डिस्कस किया था इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, एचएनआईज क्या होते हैं, रिटेल ट्रेडर्स क्या होते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को हम थोड़े डिटेल में लेकर जाएंगे कि किस तरह से ये सारे मैकेनिज्म वर्क करती है, ताकि आपको अच्छे से इसके बारे में पता चल सके। इस वीडियो को समझने के लिए आपको पार्ट 1 देखना चाहिए। पार्ट 1 देखना थोड़ा जरूरी है। अगर आपको पार्ट 1 में जो भी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया है, अगर आपको उसका आइडिया है तो आप एक ब्रीफ समरी भी ले सकते हैं, ठीक है, बट पार्ट 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, राइट, तो ये इनकी मेंटालिटी क्या होती है, लाइक हाउ दे एक्चुअली फंक्शन, राइट। तो हमने पिछले वीडियो में जो कुछ चीज़ों के बारे में बात किया था, जैसे कि हमारे पास थे एचएनआईज, इंस्टीट्यूशंस और रिटेल ट्रेडर्स। आप ये मानकर चलिए कि ये जो एचएनआई और रिटेल ट्रेडर्स होते हैं लगभग सेम होते हैं, बस इनके पास फंड्स बहुत कम होता है, इनके पास फंड्स थोड़ा ज़्यादा होता है, थोड़ा ब्रोकर से कनेक्शंस बेटर होते हैं। तो अब से हमारे इस सीरीज के सारे पार्ट्स में हम बस 2 तरह के लोगों के बारे में बात करेंगे मार्केट में, ठीक है। एक इंस्टीट्यूशंस के बारे में और एक हम बस रिटेल ट्रेडर्स बोलेंगे, ठीक है। तो आज से सिर्फ यही है, इंस्टीट्यूशंस एंड रिटेल ट्रेडर्स। अब इन दोनों की जो मेंटेलिटी है हमें इसे ही समझना है, और यही हमें एक बेटर ट्रेडर बनाएगा हम रिटेलर्स को, कि हमें ये समझना कि रिटेलर्स क्या करते हैं और इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं और कैसे करते हैं, ठीक है, और इनके बिहेवियर को देख के हमें क्या करना चाहिए एज रिटेलर्स, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं उनमें उनको बाय करना होता है, ठीक है। जैसे कि कोई भी स्टॉक हो गया, लेट्स सपोज आज हम मानते हैं कि स्टॉक ABC, ये स्टॉक है ABC, और पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि हर स्टॉक्स के, हर कंपनी के शेयर होते हैं, उन्हीं को हम स्टॉक्स बोलते हैं, राइट। उनके जो कुछ टुकड़े होते हैं उन्हीं को हम शेयर्स बोलते हैं। तो आज आप मान लीजिए कि ABC एक कंपनी है जिसके 1 लाख शेयर्स हैं, ठीक है। अब इस 1 लाख शेयर्स को किसी को बाय करना है, ये स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है, ये कंपनी ट्रेडिंग के लिए। आपको इनके 1 लाख शेयर्स को बाय करना है, आप किस तरह से बाय करोगे। तो अब अगेन हमें यहाँ पे 2 भी में सोचना है, एक इंस्टीट्यूशंस कैसे बाय करेंगे और रिटेलर्स कैसे बाय करेंगे, ठीक है। तो पहले हम आते हैं इंस्टीट्यूशंस के बारे में। लेट्स अज्यूम जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं 10-20 जो भी हैं, उनमें से 3-4 को इस कंपनी के शेयर्स को बाय करने में इंटरेस्ट आया है, ठीक है। और क्लैरिटी दे देता हूं कि ये जो शेयर्स हैं ये फ्री फ्लोट में है, ठीक है। मतलब इन स्टॉक्स को हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको फ्री फ्लोट समझ में नहीं आ रहा है तो आप पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिए, वहां पे फ्री फ्लोट मार्केट कैप को अच्छे से समझाया गया है, ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूशंस हैं, हम ये मान रहे हैं कि 4 इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जिनको इस कंपनी के शेयर्स को बाय करना है। ये कैसे बाय करेंगे, तो आप ये जूम करिए कि इनमें से एक कंपनी को 20,000 शेयर्स बाय करने हैं, दूसरी को 15,000 बाय करना है, तीसरे को 10,000 बाय करना है और चौथे को 5,000 बाय करना है, ठीक है। अब ध्यान से सोचिए, 20, 30, 40, 50 टोटल में इनको 50,000 शेयर्स बाय करने हैं, और मार्केट में शेयर्स अवेलेबल कितने हैं बाय करने के लिए, यहाँ पर 1 लाख, ओके। अब इसमें आप ये समझिए, अवेलेबल तो है 1 लाख, 50,000 बाय करना है। तो अब ये जो शेयर्स हैं ये किसी न किसी के पास तो होंगे ना हर मोमेंट पे। जैसे अगर आप नॉर्मल मार्केट में कुछ खरीदने को जाते हो, लाइक हमने लास्ट डे अनियन के एग्जांपल लिया था कि आप अनियन खरीदने जाते हो, तो वो अभी किसी के पास तो है ना, जो आपको बेच रहा है, जो सेलर है, उस सेलर के पास अनियन है। तो ये जो स्टॉक्स हैं ये किसी के पास होंगे। अब क्योंकि हमने पहले ही क्लियर कर दिया है कि ये फ्री फ्लोट शेयर्स हैं, मतलब ये प्रोमोटर्स के शेयर तो नहीं है। तो प्रोमोटर्स के जो शेयर होते हैं जो नहीं बिकने के लिए होते हैं आमतौर पर अवेलेबल, ये वो शेयर्स नहीं है, ये वो शेयर्स हैं जो कि अवेलेबल हैं बिकने के लिए। लोग इसे ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के लिए ही इन शेयर्स में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो 1 लाख शेयर्स हैं इनमें से हो सकता है, आप ये मान लो कि लेट्स सपोज कि इसमें 30% शेयर जो हैं दैट इज अराउंड 30,000,
इतने किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन के पास या इनमें से ही जिनको लेने की इच्छा है, इनमें से ही किसी और के पास वो शेयर्स ऑलरेडी हैं, ठीक है। किनके पास है हमें ये नहीं पता है, बट हैं। और आप मान लो कि 70,000 शेयर्स और हैं जो कि रिटेलर्स के पास हैं। अब इनका टारगेट ये है कि इन्हें इन सबको मिलाकर 50,000 शेयर्स बाय करने हैं अवेलेबल 1 लाख, जो 30,000 ऑलरेडी किसी इंस्टीट्यूशन के पास है और 70,000 रिटेलर्स के पास है। अब एकदम आप नॉर्मल समझो कि नॉर्मल मार्केट में कुछ जाओ और आप खरीदने को जाओ और जितना आप चाहो उतना अवेलेबल है, बट अलग अलग लोगों के पास है, अब क्या करोगे? थोड़ा सा देखते हैं। ये जो 70,000 शेयर्स हैं रिटेलर्स के पास हैं, तो आप मान लो कि पूरे देश में 140 करोड़ की आबादी में 70,000, अगर इसके 70,000 शेयर्स बहुत सारे लोगों के पास बटे हुए हैं, किसी के पास 2 है, किसी के पास 1 है, किसी के पास 5 है, 10 है, 3 है, अलग अलग बटा हुआ है सारा, ठीक है। और किसी एक इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे 20,000 खरीदना है, आप ये मान लो कि 50,000 खरीदना है, ठीक है। ये कैसे बाय करेंगे? अगर किसी इंस्टीट्यूशन ने ऑर्डर पंच किया 50,000 शेयर्स बाय करने के लिए एक झटके में, तो खुद से जवाब दीजिए, क्या ये 50,000 उसे तुरंत मिलेगा? जैसे अब इसी में एक कॉन्ट्रास्ट आता है ना, रिटेलर्स में और इंस्टीट्यूशंस के माइंडसेट में और उनके खेलने के तरीके में। आप जाओगे इसके 2 शेयर खरीदने, 5 शेयर खरीदने, आप जाओगे मार्केट ऑर्डर पे बाय करोगे, तुरंत ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, आपने तुरंत खरीद लिया। तो आपको लगता है कि बाकी जितने भी लोग मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं सारे ऐसे ही करते हैं। आपके दोस्त गए, उन्होंने इन शेयर को खरीदना चाहा, तुरंत खरीद लिए। कोई और गया, तुरंत खरीदना चाहा, 1-2 क्वांटिटी, कोई भी तुरंत खरीद सकता है, क्योंकि 70,000 लोग हैं, उसमें से कोई तो बेचेगा, कोई तो खरीदेगा, तो आपस में ही वो ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो उस ट्रांजेक्शन में आप जाते हो, 1-2 शेयर बाय करते हो, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई ना कोई आपके पास सेल करने के लिए ऑलरेडी होता है दूसरे साइड में, तो वो बाय सेल वो ऑटोमेटिक होते रहता है आपका। तो आपको अभी पता नहीं चलता है कि ये कोई रियल चीज भी है क्या, मतलब लगता है कि ठीक है मैंने खरीद लिया, मेरा हो गया, राइट। बट इंस्टीट्यूशन इसे 50,000 बाय करना है। आप ये समझो कि रियलिटी में अगर बात करोगे, किसी कंपनी के शेयर 1 लाख करोड़ शेयर होंगे, 2 लाख करोड़ शेयर होंगे, राइट। बट जो भी होगा एक फाइनाइट अमाउंट होगा, अनलिमिटेड कुछ भी नहीं होता, राइट। तो जो भी इंस्टीट्यूशन इसको खरीदना चाहेगा उसके लिए एक फाइनाइट अमाउंट होगा, और उसका अमाउंट इतना बड़ा है, उसका ऑर्डर इतना बड़ा है कि उसे चाहिए तो उसे मिलेगा कैसे? तो यहाँ पे अगर आप सोच पाए हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज इनको 50,000 बाय करना है, ये अवेलेबल है। ये कैसे करेंगे? स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ये पहले हो सकता है 1000 ऑर्डर प्लेस करें, राइट, हो सकता है उसके बाद अगले कुछ समय के बाद फिर 1000 प्लेस करें। नहीं तो होगा क्या, मान लेते हैं कि इसने 20,000 का ऑर्डर एक साथ पंच कर दिया, ठीक है। फिर क्या होगा? यहाँ पे रिटेलर्स मान लेते हैं कि इनमें से कुछ 2-3 हजार लोग सेल के लिए हैं, जैसे कि 70,000 रिटेलर्स के पास अगर है भी, तो सारे तो रख के बैठेंगे नहीं, कोई तो सेल करेगा, बाय करेगा, है ना। इसको हम लोग लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट में और डिटेल में पढ़ेंगे, किस तरह से लोग सेल बाय करते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है, चार्ट किस तरह से डिटेल में बनता है, कैसे गैप्स नहीं आता है चार्ट में, है ना, और ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कैसे होते हैं, इसमें हम और डिटेल में जाएंगे। बट फिलहाल में 20,000 स्टॉक्स एक बार में उसने ऑर्डर पंच में किया। मान लो उतने रिटेलर्स में से 2,000, 3,000, 5,000, अब कितने ज्यादा लोग बेचना चाहते हैं ये डिपेंड करता है मार्केट साइकोलॉजी पे, कि मार्केट जो है उस चार्ट के बारे में क्या सोच रहा है, उस स्टॉक के बारे में क्या सोच रहा है, कि खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। अब मान लो यहाँ पे ये लोग 50,000 बाय करना चाह रहे हैं, और रिटेलर जिन लोगों ने खरीदा हुआ है उनको भी किसी ने बता दिया, या उनको पता है, सबको पता है कि ये स्टॉक अच्छा है, इसे बाय करना चाहिए, वो कोई सेल ही नहीं करेगा। सेम इंस्टीट्यूशन का भी होगा, ठीक है। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है कि रिटेलर्स ऐसा एक साथ नहीं सोच सकते हैं, करेक्ट, बिकॉज ये सारे बटे हुए हैं टुकड़ों में। 70,000 अगर यहाँ पे शेयर्स हैं, तो ये हो सकता है 10, 20, 50,000 लोगों में बटा हो, उनका एक कॉमन कंसेंसस नहीं बन पाता है। बट जो इंस्टीट्यूशन, इसने जो 30,000 शेयर रखा है, भले ये 70,000 रिटेलर्स रखे हुए हैं जो हम हैं, बट इनके पास ज्यादा पावर है इसके स्टॉक के सप्लाई एंड डिमांड को कंट्रोल करने का, क्योंकि ये स्मार्ट मनी है। अब इस शब्द को ध्यान से समझिएगा, स्मार्ट मनी। इंस्टीट्यूशंस को हम स्मार्ट मनी ही बोलते हैं, और इसी तरह से आजकल कुछ कॉन्सेप्ट बहुत सारे आए हुए हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, आईसीटी ट्रेडिंग, बहुत सारे तरह के टेक्निक्स होते हैं जो अल्टीमेटली इसी चीज को डिटेल में बताते हैं, स्मार्ट मनी हाउ इट वर्क्स, राइट। तो सारे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, बट स्मार्ट मनी क्या है? स्मार्ट मनी मीन्स यही, हम इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात कर रहे हैं, ये इंस्टीट्यूशंस ही स्मार्ट मनी है। स्मार्ट मनी ये क्यों है? क्योंकि अगर 30,000 शेयर्स ये कंट्रोल कर रहा है, तो इसमें 30,000 शेयर्स कोई 1 या 2 फंड है, फंड मैनेजर है, और वो इंस्टीट्यूशन जो है बहुत ही डिटेल में एनालिसिस करते हैं।
अब इसमें एक और यही पहलू आ जाता है कि फंडामेंटल एनालिसिस हमें एज रिटेलर्स हमें क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसने भी फंडामेंटल एनालिसिस ट्राई किया होगा आपको ये बात पता होगा कि फंडामेंटल से बहुत सारी चीजें होती है, दिस लॉट राइट। आप जो सीए वगैरह लोग होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, जो लोग बहुत सारे लोग कॉमर्स में बहुत आगे की पढ़ाई कर चुके होते हैं, बहुत डिटेल में स्टडी कर चुके होते हैं, सब कुछ कर चुके होते हैं, उन सबको पता होगा कि देयर इज अ लॉट दैट यू कैन स्टडी अबाउट स्टॉक राइट। तो किसी भी स्टॉक में उसके फंडामेंटल्स को समझने के लिए आपको इकोनॉमिक्स समझना पड़ेगा, उस स्टॉक के बारे में समझना पड़ेगा, उस स्टॉक के सेक्टर के बारे में समझना पड़ेगा, काफी डिटेल में समझना पड़ेगा। तो हम एज ए रिटेलर अगर हम एक इंसान है या हम एक दो लोगों का टीम अगर बना भी लेते हैं तो हम कितना समझ सकते हैं उतने डिटेल में, जबकि जो स्मार्ट मनी जो कोई इंस्टीट्यूशंस हैं राइट, उनके पास पूरी कंपनी है, पूरी टीम है, वो हजारों हजारों के तादाद में वो लोग रिसर्च करते हैं, किसी स्टॉक के वैल्यू को पता करते हैं कि क्या इसका फेयर वैल्यू है, सही वैल्यू है कि नहीं है। तो वो इन सब चीजों को बहुत डिटेल में पता करते हैं, ठीक है। और वो सब करने के बाद ये लोग बाय करते हैं या सेल करते हैं, और उनका डिसीजन एकदम मजबूत होता है। हमारे तरह नहीं कि मतलब आज आया और एक स्टॉक बाय कर लिया, मन किया, एक ने मन किया खरीद लिया, कुछ भी मतलब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहां पे बहुत बड़ा पैसा लगा होता है और अल्टीमेटली वो पब्लिक मनी होता है जिसकी जवाबदेही होती है राइट। लोग अपने पेंशन स्कीम का सारे पैसा लगा देते हैं, एक्चुअली पेंशन स्कीम भी इन्वेस्ट होता ही है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। लाइक फिर जैसे LIC हो गया है ना, इस तरह के फंड्स होते हैं वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड्स होते हैं, SBI म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, ये जितने भी म्यूचुअल फंड वाले सब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इन सब लोगों का पैसा लगा होता है, सबकी मेहनत की कमाई लगी होती है। तो ये जो फंड हाउसेस होते हैं या जो भी बड़े इंस्टीट्यूशंस और स्मार्ट मनी होते हैं, ये कंप्लीट डिटेल में सब कुछ समझकर, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स सब कुछ समझकर एनालिसिस करके इन चीजों के बारे में फैसला लेते हैं बाय और सेल का। एंड दैट्स व्हाई स्मार्ट मनी। इतना स्मार्ट एज ए रिटेलर हम नहीं हो सकते हैं। हम हो क्या सकते हैं, हम इनके फुट स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं कि स्मार्ट मनी अभी क्या करना चाह रहा है। और ये जो हम कॉन्सेप्ट समझेंगे ना कि ये लोग बाय कैसे कर रहा है, सेल कैसे कर रहा है और इनके हिसाब से हमें कैसे एक्ट करना चाहिए, ये इसलिए इतना जरूरी है ताकि हम समझ सके कि ये कर क्या रहे हैं। क्योंकि ये जो एक्ट करना चाहते हैं वो तो हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास ना उतना वॉल्यूम है खरीदने का जिससे हम डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल कर पाए। जैसे अनियन अगर मार्केट में बिक रहा है तो जिसके पास सबसे ज्यादा स्टॉक होगा वो कंट्रोल कर सकता है ना कि ठीक है आज मैं नहीं बेचूंगा, तो डिमांड बढ़ गया, सप्लाई कम हो गया, डिमांड बढ़ गई, डिमांड तो जितना उतना है, सप्लाई कम हो गया ऑटोमेटिक, तो फिर जो भी बाहर अनियन मार्केट में है उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। जिसके पास ज्यादा सबसे ज्यादा होगा, एक्यूमुलेट कर रखेगा, वही ना कंट्रोल करेगा। तो या तो जो सबसे ज्यादा खरीदना चाहता है वो कंट्रोल करेगा। तो हम ना सबसे ज्यादा खरीद सकते हैं ना सबसे ज्यादा बेच सकते हैं, तो हम कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। बट ये जो स्मार्ट मनी है ये कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास पैसा है, वॉल्यूम है बाय करने के लिए। तो ये जिस तरह से एक्ट करे, हमें इनके ही फुट स्टेप के हिसाब से चलना पड़ता है, तभी स्टॉक मार्केट में पैसा बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और इसीलिए हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि स्मार्ट मनी कैसे वर्क करता है, हाउ व्हाट इज देयर मेंटेलिटी, हाउ दे थिंक। वी वोंट गो टू वेरी डिटेल कि वो कैसे वर्क करते हैं, ये तो उनका काम है, बट हमें इतना पता है कि ये किस तरह से ऊपर लेवल पे, सरफेस लेवल पे वर्क करते हैं, जिससे हम इनके बारे में समझ सकें राइट। तो अभी हमारे एग्जाम्पल में था 50,000 शेयर्स बाय करना चाह रहे हैं स्मार्ट मनी, रिटेलर्स के पास इतना है और इंस्टीट्यूशन के पास इतना है, ठीक है। तो स्मार्ट मनी में भी होता है कि कोई बाय साइड में रहना चाहता है, कोई सेल साइड में रहना चाहता है। ऐसा नहीं कि एक टाइम पे सारे स्मार्ट मनी बाय करना चाहेंगे, तो वो भी गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि एक टाइम पे सबको कैसे लग सकता है कि इसमें इतना पोटेंशियल है इस प्राइस पे। अब देखो, पोटेंशियल सिर्फ ये भी नहीं होता है कि आपको ये देखना है कि कितना पोटेंशियल है, कितना पोटेंशियल है और क्या उस पोटेंशियल के लिए वो प्राइस सही है। हो सकता है किसी स्टॉक के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं पिछले 3-4 क्वार्टर से, बट जो रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं और अभी जो उस स्टॉक का प्राइस है, क्या वो जस्टिफाइड है कि नहीं। जैसे कि आपको अगर टमाटर खाना बहुत पसंद है, ठीक है, बट क्या टमाटर आप जो खाना चाहते हो आपके बजट में है, लाइक आपका जो अपना इनकम है, आपका बजट है। अब मान लो टमाटर 300 रुपये किलो मिल रहा है, तो बहुत लोग ऐसे होंगे कि घर पे टमाटर 2 किलो आता था तो आधा किलो आएगा। तो आपने क्या किया, प्राइस के हिसाब से आपने इंस्टेंटली अपना डिमांड आपने कम किया, उससे क्या हुआ, इसी तरह से एक चेन इफेक्ट होता है जिससे डिमांड धीरे धीरे मार्केट में कम होने लगा। तो भले स्टॉक का सप्लाई या टमाटर का सप्लाई कम है, बट क्योंकि आपने डिमांड कम किया प्राइस को देखते हुए कि मेरा बजट में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उससे उसका डिमांड कम हो गया राइट। डिमांड कम हुआ, सप्लाई कम हुआ, तो ट्रेड्स लाइक टमाटर जो भी है, खरीद बिक्री, वो ट्रांजेक्शन वो एग्जीक्यूट होने लगे। एक टाइम के बाद धीरे 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 बहुत नीचे आ गया टमाटर का दाम। अभी भी आपको खाना है तो वैसा थोड़ी करोगे कि आप 10 किलो जाकर लेते आओगे। लेना तो आपको, अगर 2 किलो आपके घर में खपत है तो 2 किलो, ज्यादा हो गया 3 किलो सस्ता चल रहा है तो आप ये कर सकते हो। तो इससे क्या हो गया, सप्लाई बढ़ गया। तो इसी तरह से मार्केट में भी होता है, सेम टू सेम वैसा ही सोचना है आपको कि कोई भी स्टॉक है उसका फेयर प्राइस क्या है, मुझे लेने की इच्छा भी है तो क्या वो प्राइस जस्टिफाइड है मेरे लिए।
तो ये जो इंस्टीट्यूशंस एक्ट करते हैं, तो सबसे इनका काम होता है 2-3 स्टेप्स में। सबसे पहला काम, दे फाइंड स्टॉक्स। दूसरा काम, इज प्राइस फेयर। स्टॉक्स ऑफ वैल्यू फाइंड करना और वो फेयर है कि नहीं। पहले तो उनका काम होता है फाइंड करना, तो वो सारा फंडामेंटल एनालिसिस, इकोनॉमिक्स, एवरीथिंग जितना हो सके वो सब कुछ करते हैं और पता लगाते हैं कि उस स्टॉक में वैल्यू है कि नहीं, ठीक है, पोटेंशियल है कि नहीं, आगे जाके वो स्टॉक बड़े रिटर्न दे सकता है कि नहीं। और दूसरी चीज कि क्या उस स्टॉक का जो अभी प्राइस चल रहा है वो फेयर प्राइस है या नहीं है, ठीक है। ये दो थिंकिंग होती है इंस्टीट्यूशंस के बाय करने के लिए। रिटेलर्स का कोई थिंकिंग नहीं है, ठीक है। बट फिर भी हम सही हो सकते हैं, किस बेसिस पे? चार्ट को समझकर। चार्ट को कब समझेंगे? जब हमें ये पता चलेगा कि चार्ट बन कैसे रहा इनके द्वारा, ठीक है। तो अब हम वापस से अपने पुराने एग्जाम्पल में आते हैं कि 50,000 शेयर्स बाय करने थे, 1 लाख अवेलेबल है, जिनमें से 30,000 इंस्टीट्यूशंस के पास है और 70,000 रिटेलर्स के पास है, ठीक है। ओके, इनको बाय करना है। तो अब देखो, अब वो प्रोसेस को बताने जा रहे हैं कि किस तरह से वो लोग बाय करते हैं। 1000 ऑर्डर एग्जीक्यूट किया इस जगह से। अभी मान लो कि आप अब इमेजिन करो चार्ट बनना शुरू हो रहा है, किस तरह से चार्ट बनेगा। 1000 ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, बेचने के लिए कुछ रिटेलर्स आए। यहाँ पे क्या है, किसी को पता नहीं है कौन बेच रहा है कौन खरीद रहा है, बस ऑर्डर्स दिखेंगे आपको। वो जो मार्केट डेप्थ होता है ना, उसमें ऑर्डर्स दिखेंगे। हम मार्केट डेप्थ के बारे में भी आगे डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, 1 स्टॉक 2 स्टॉक 3 करते करते रिटेलर्स ने, मान लो कि कुछ ने 4, कुछ ने 5, कुछ ने 10 सेल ऑर्डर्स पंच किए होंगे, किसी रिटेलर्स ने पंच किए होंगे, बाय ऑर्डर भी, सेल भी पंच किए होंगे, उन लोगों ने बाय करना शुरू किया। तो यहाँ पे उनके 1000 ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो गए। तो वो जो चार्ट बनता है ना, कैंडल ऐसे ऐसे करके कैंडल बनता है और एक कैंडल बन गया। ये जो कैंडल बन रहा है, ये कैंडल जो बन रहा है ना, कैंडल के बनने के डायनेमिक्स के बारे में भी हम आगे आने वाले वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि आपको कैंडल्स के बिहेवियर एंड साइकोलॉजी को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आप मान लो कि एक कैंडल बन गया, ठीक है। और जिनको कैंडल के बारे में पता नहीं चल रहा होगा अभी, या जिन लोगों ने जो लोग ट्रेडिंग में काफी बिगिनिंग स्टेजेस में, उनको कैंडल स्टिक चार्ट के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, वो लोग कैंडल स्टिक वाले वीडियो का वेट करें। और अभी बस आप डिमांड सप्लाई के हिसाब से समझिए कि नॉर्मल मार्केट में क्या बिहेवियर चल रहा होगा, ठीक है। तो एक कैंडल बन गया, लाइक 1000 ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। फिर से कुछ देर के बाद इन्होंने 1000 प्लेस किया, तो फिर से 1000 ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। क्यों 1000 ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहा है? 500 या 1000 ऑर्डर क्यों एग्जीक्यूट हो रहा है? क्योंकि ये लोग छोटे छोटे टुकड़ों में ऑर्डर को बाय कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक टाइम पे 50,000 ऑर्डर बाय करेंगे तो क्या होगा, डिमांड कितने का हो जाएगा? 50,000 का। सप्लाई कितना होगा? हम ये अज्यूम ही कर रहे हैं ना, सप्लाई हम मान लेते हैं कि रिटेलर्स ने मिला के, और इंस्टीट्यूशंस मान लो नहीं बेचते हैं, ओनली रिटेलर्स से ही खरीदना है, तो कितने बेचने के लिए? मान लेते हैं 1000-2000 है। तो इनमें से पार्सली ऑर्डर्स फिल होंगे, 50 में 1000-2000 फिल होंगे, मान लो 2000 फिल हो जाते हैं, बचे कितने? 48,000। तो ये तो ऑर्डर पेंडिंग है ना। डिमांड है 48,000 शेयर्स के, सप्लाई नहीं है, तो क्या होगा? प्राइस ऊपर जाएगा। क्यों ऊपर जाएगा? क्योंकि जो खरीद रहा है वो खरीदने वाला बोलेगा ना, ठीक है 48,000, लेट सपोज प्राइस अभी 100 रुपए चल रहा है स्टॉक का, ठीक है। 100 रुपए पे मुझे 50,000 स्टॉक्स दे दो, ठीक है। 100 रुपए हुए 50,000 स्टॉक्स, क्योंकि वहां पे 1000-2000 एग्जीक्यूट हो सकते हैं। 2000 ट्रेड्स एग्जीक्यूट हुए, क्योंकि रिटेलर्स वैसे थे जो 100 में बेचने के लिए रेडी थे। जो आप जब मार्केट ऑर्डर प्लेस करते हो, तो मार्केट ऑर्डर का मतलब क्या होता है? मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उसी प्राइस पे मैं बेचने के लिए तैयार हूँ। या आप लिमिट ऑर्डर करोगे या ऐसे स्टॉप लॉस ऑर्डर करोगे, वो सब अलग चीजें हैं। हम लोग ऑर्डर की टाइप्स के बारे में भी काफी डिटेल में बात करेंगे आगे आने वाली वीडियोज में, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप मान लो कि आपने मार्केट ऑर्डर में प्लेस किया है, मार्केट में प्राइस 100 चल रहा है, 100 पे आपने प्लेस किया, ठीक है। आप सारे डिटेल्स ने 100 पे प्लेस किया मार्केट में, और मार्केट में इसने खरीद लिया, ठीक है। इंस्टीट्यूशन पहली बात तो मार्केट पे कभी खरीदते नहीं, एग्जैक्ट मार्केट पे, वो एक रेंज में बाय करते हैं। उस रेंज के बारे में भी हम आगे समझेंगे इसी सीरीज में। तो अभी उन्होंने क्या किया, 100 ऑर्डर प्लेस किया, 50,000 में से 48,000 ऑर्डर पेंडिंग बचे, और 2,000 मान लो एग्जीक्यूट हो गए 100 के प्राइस पे। अब क्या होगा? 100 के प्राइस पे बेचने के लिए कोई रेडी नहीं, मतलब कोई भी, ये जब होगा तो चार्ट नॉर्मली डैश बनेगा, ठीक है। उसके बाद प्राइस ऊपर आएगा। क्यों? क्योंकि अब देखो आप खुद से, डिमांड है 48,000 का और बेचने के लिए कोई नहीं है, तो खरीदने वाला क्या बोलेगा? चलो ठीक है 10-20 बढ़ा लो, बट मेरे को दे दो। तो वहां से प्राइस बढ़ेगा। 48,000 शेयर्स पेंडिंग है, प्राइस हो गया 101। क्या अब कोई बेचने के लिए रेडी है क्या? अभी भी नहीं, मान लो। फिर प्राइस बढ़ेगा,
102, 103। अब जो है मान लो कि कुछ और लोग आते हैं जिनको दिखता है कि ठीक है वो प्राइस ऊपर जा रहा है स्टॉक का, मतलब इस स्टॉक में पोटेंशियल है। हम रिटेलर्स, राइट, हम कहीं बाय करने जाते हैं, कैंडल में गया, देखा अच्छा वो स्टॉक ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है। अब जैसे ये जो प्राइस यहाँ 100, 101, 102, 103 हो गया, ये बिहाइंड द सीन्स ये चल रहा है, बट आप जब चार्ट देखते हो फोन में या लैपटॉप में, अब क्या दिखता है, वो प्राइस ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है, मतलब इसमें प्रॉफिट बन सकता है। तो आप बोलते हो ठीक है खरीद लेते हैं। तो वहां पे कुछ बायर्स और आ गए खरीदने के लिए, उनको करना क्या था, सेल, ठीक है, वो सेल करेंगे तभी तो ये बाय करेंगे। कुछ और बायर्स आ गए तो इनको लगेगा, बायर्स आ गए तो फिर से प्राइस क्या बढ़ेगा, 104 हो जाएगा, 105 हो जाएगा। ये इंस्टीट्यूशन बोलेगा नहीं मुझे नहीं बाय करना है, वेट। जैसे ही इसने डिमांड रोक दिया 48,000 का, राइट, अब ये खरीदना नहीं चाहता है, अब क्या होगा प्राइस का, अब यहाँ पे जो लोग बाय करना चाह रहे थे वो रिटेलर्स, उन्होंने यहाँ पे बाय कर लिया, ठीक है। अब ये जो है खरीदना नहीं चाह रहा है, तो बेचने वाले लोग अब ज्यादा हो जाएंगे कि ठीक है 48,000 है, ये बाय नहीं करेगा, और जो बाय कर रहे थे उन्होंने बाय कर लिया, अब बेचने वाले लोग ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। अभी जैसे कि आपको ये नहीं सोचना है कि बेचने के लिए कोई नहीं है, कोई तो कोई ना कोई खरीद रहा होगा या कोई ना कोई बेच रहा होगा, बट अब जब अचानक से एक इतना बड़ा जो बाय करना चाहता था वो हट गया मार्केट से, तब क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जो भी थोड़े मोड़े लोग बाय करना चाह रहे होंगे वो कम हो जाएंगे, सप्लाई वाले ज्यादा हो जाएंगे। तो जैसे ही सप्लाई वाले ज्यादा हो जाएंगे मार्केट फिर से नीचे आएगा, और ये फिर से जब नीचे आएगा धीरे धीरे करके नीचे आएगा, तब ये फिर से बाय करेंगे। तो अगर ये इन लोगों ने अगर मार्केट ऑर्डर प्लेस कर दिया 48,000 का, तो इंस्टेंटली ये होगा ना, मार्केट ऑर्डर का मतलब क्या, जो भी प्राइस पे वो स्टॉक मिल रहा है मुझे चाहिए, मैं ले लूंगा 48,000। अब ये एक सिनेरियो आप ये जूम करो कि इन्होंने जो है, ये लोग रुकना नहीं चाहे, ये चाहे कि मुझे तो चाहिए ही चाहिए। अगर इंस्टीट्यूशन जैसे हम लोग चाहते हैं कि 100 ऑर्डर प्लेस किया, बाय, तुरंत हमें मिल गया, इन्होंने अगर वैसा ही काम किया 48,000 ऑर्डर में, प्राइस बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि एक कोई बेच रहा है कोई दो बेच रहा है। अब देखो इन 70,000 मान लो किसी के पास वो होल्डिंग है ऑलरेडी, किसी के पास वो शेयर्स है, होंगे ही, जैसे 70,000 के पास शेयर्स है, किसी के पास 2 है 5 है, तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा, इन्होंने मतलब किसी मान लो कि नीचे प्राइस पे लिया होगा, ठीक है, 110 चला गया प्राइस, तो उनमें से कुछ लोग चाहेंगे ठीक है मेरा प्रॉफिट बन रहा है मैं निकल जाता हूँ, तो वो सेल करेंगे, तो इनका बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर प्राइस ऊपर जाने लगेगा, धीरे धीरे और ऊपर जाने लगेगा, फिर कुछ लोग आएंगे ठीक है कि मेरे को तो 120 रुपये हो गया, 20 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है, चलो मैं सेल कर देता हूँ, ठीक है। ये हम रिटेलर्स की सोच बता रहे हैं कि 120 आया चलो सेल कर देता हूँ, तो फिर इनका कुछ बाय और सेल के बीच में ट्रांजेक्शन हो जाएगा, राइट। इसी तरह से करते 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 ये प्राइस उड़ते 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 2,000, 10,000, 20,000 भी जा सकता है, क्योंकि सेल ऑर्डर तभी मिल रहा है जब वहां पे कोई कोई बेचना चाहता है। कोई बेचना कब चाहेगा, जब उसके पास प्रॉफिट हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए जो है इंस्टीट्यूशन जो है ना, वो एक टाइम पे बड़ा ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते हैं। आप उसको नॉर्मल आप अपने सब्जी मार्केट की तरह भी सोच सकते हो कि कोई भी चीज खरीदने के लिए उतना क्वांटिटी होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे ये खरीदना चाहते हैं तो उतनी क्वांटिटी है, बट डिस्ट्रीब्यूटेड रिटेलर्स में और इंस्टीट्यूशंस में। तो इसीलिए आप एक चीज, एक रूल समझ लो, इंस्टीट्यूशंस बाय इन ब्लॉक्स, राइट। ये लोग स्टेप बाय स्टेप बाय करते हैं, धीरे धीरे बाय करते हैं। कि क्या ये इनकी चॉइस है, नहीं, ये इनकी मजबूरी है, इट्स देयर कंपल्सन कि उनको धीरे धीरे ही बाय करना पड़ेगा। एक टाइम पे अगर एक ही साथ अगर उन्होंने ऑर्डर पंच कर दिया तो प्राइस सोरअप कर जाएगा। सेम आप सेलिंग के लिए भी वो करोगे कि किसी इंस्टीट्यूशन ने किसी स्टॉक को बहुत ज्यादा बाय कर लिया है, तो उसको सेल करने के लिए भी अगर एक साथ में सेलिंग ऑर्डर प्रेस कर दे तो वहां पे तुरंत बाय करने के लिए बायर्स आने जाएंगे सारे मिलजुल के, क्योंकि यहाँ पे पैरिटी हो जा रहा है ना कि इंस्टीट्यूशंस के पास बहुत ज्यादा एसेट्स है कंट्रोल करने के लिए और रिटेलर्स के पास फ्रेगमेंटेड है। तो इसको ना थोड़ा सा हम लोग डिटेल में चार्ट में समझते हैं। आप इस चार्ट को देखो, ये है वेदांता का चार्ट, VDL। हम कुछ की एरियाज को ध्यान देते हैं। देखो फॉर एग्जांपल ये लोकेशन, यहां पर लगा इंस्टीट्यूशंस को कि बाय करना है, तो इंस्टेंट ये लोग बाय नहीं कर पाए, दे हैड टू प्लेस ऑर्डर्स धीरे 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 करके। क्योंकि क्या होता है, हम अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, आपको ये लिटरली नहीं लेना है, लेट्स अज्यूम कि यहां पर इस समय तक वेदांता के जो स्टॉक्स थे ट्रेड करने के लिए, जितने को आप बाय सेल कर सकते हो ना,
मार्केट में 1 लाख एज्यूम कर लो आप, इनमें से किसी इंस्टीट्यूशन को 50,000 बाय करना था, तो ये स्टॉक्स जितने लोगों के पास है वो सारे तो सेल करेंगे नहीं, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने धीरे धीरे ऑर्डर प्लेस किया और धीरे 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 करके जमा किया। तो अब ये भी गारंटी नहीं है कि 50,000 अगर इनको बाय करना है ना तो पूरे के पूरे 50,000 ये खरीद पाएंगे भी पाएंगे, ठीक है। और यहीं पे हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है पेंडिंग ऑर्डर्स। याद रखिएगा, अभी हमने क्या डिस्कस किया था, इंस्टीट्यूशंस कैसे कैसे बाय करते हैं। पहले दे फाइंड गुड स्टॉक्स एंड देन दे सी इफ द प्राइस इज फेयर और नॉट, प्राइस सही है कि नहीं उसको बाय करने के लिए, राइट। एंड जो पहला रूल था बाय करने में, वो क्या करते हैं, दे बाय इन ब्लॉक्स, वो धीरे धीरे बाय करते हैं और उनके ऑर्डर्स पेंडिंग भी रहते हैं। वो कैसे, अगर वो 50,000 बाय करना चाह रहे थे ना तो वो 50,000 पूरी तरह से बाय नहीं कर पाएंगे, आमतौर पे बाय नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि जितना चाहिए उतना मिलना काफी मुश्किल होता है ना। डिमांड अगर ज्यादा है किसी भी चीज की, कोई बाय करना चाह रहा है तो उतना आपको मिल ही जाए, गारंटी नहीं है। तो मान लेते हैं ना कि यहाँ पर इसके 30,000 ऑर्डर्स सक्सेसफुल हो गए, ठीक है, उन्होंने बाय कर लिया 30,000, धीरे धीरे बाय कर लिया। क्योंकि उसके बाद जैसे ही वो बाय करने जा रहे हैं, मान लो कि उन्होंने डाला 30,000 हो गए, उसके बाद उसने फिर से 1,000 का डाला, तो उस समय तक क्या हुआ था ना, 30,000 अगर इनका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है, मतलब किसी ने 30,000 किसी भले टुकड़ों में ही सही, किसी ने 2 दिया, किसी ने 10 दिया, किसी ने 5 दिया, करते करते 30,000 इनका इतने देर में एग्जीक्यूट हो गया। अब देखो एक चीज और समझो कि यहाँ पे जो चार्ट बन रहा है ये ऐसा क्यों बन रहा है, राइट। कैंडल्स इस तरह क्यों बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइस अप नीचे बहुत, ऊपर नीचे बहुत कम हो रहा है। देखो एग्जैक्ट डिटेल में तो लाइक एग्जैक्टली हम 100 101 के फिगर में जो बात कर रहे थे, बहुत ही होल नंबर्स में, यहाँ पे ये सारी चीजें काफी फास्ट हो रही हैं, इसीलिए आपको पता नहीं चल पाता है कई बार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि प्राइस इतना गया, थोड़ा सा डिमांड कम हो गया, सप्लाई ज्यादा हो गया, थोड़ा नीचे आ गया, फिर थोड़ा सा सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा, फिर तो ऊपर हो जाएगा। वही सप्लाई जब जब ज्यादा होगा थोड़ा सा प्राइस नीचे आएगा, सप्लाई जब डिमांड जब ज्यादा होगा प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तो यही यहाँ पे हो रहा है धीरे धीरे। तो बट यहाँ पे ये बहुत ही कम फ्लक्चुएशन में हो रहा है, क्योंकि जब भी 1,000 बाय करना चाह रहे होंगे, हो सकता है शुरू में कोई 500 दे, कहीं से 500 ऑर्डर आ जाए, ठीक है, तो प्राइस 500 इनके बच गए, थोड़ा सा प्राइस ऊपर चला गया, फिर कोई 200 दे दे, प्राइस थोड़ा ऊपर चला गया, फिर इनके 1,000 खत्म हो गए, फिर कोई बेचने के लिए आ गया, फिर उन्होंने बाय करना छोड़ दिया। ऐसे करते 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 यहाँ पे प्राइस इस तरह से बन रहा है, ठीक है, आप ये समझो। तो इसलिए यहाँ पर इस तरह का पैटर्न बना है, ठीक है, कि धीरे धीरे उनके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं। बट एक टाइम आया, जैसे कि जब ये 30,000 स्टॉक्स, मान लो कि एजम्पशन कि 30,000 स्टॉक्स बाय कर लिए, 30,000 स्टॉक्स को बाय करने के बाद जब जब ये 1,000 का पंच कर रहे हैं ना, उनको बहुत कम सेलर्स, मतलब सेलर्स बहुत कम मिल रहे हैं, मान लो 100 मिल रहे हैं बस, ठीक है। अब 100 को तो एग्जीक्यूट करना होगा ना पहले इनको, तो धीरे धीरे प्राइस ऊपर जाने लगा। तो इसमें इन्होंने देखा कि अब जो है हम जब भी ऑर्डर पंच कर रहे हैं तो प्राइस ऊपर चला जा रहा है, क्योंकि सेलर्स आ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जितने लोगों को बेचना था उन्होंने बेच दिया, अब खत्म हो गए सेलर्स या बहुत कम हो गए, वेरी लेस। तो क्या होगा, प्राइस अब ऊपर जाना शुरू करेगा, क्योंकि अगर इनको 1,000-2,000 क्वांटिटी बाय करना है तो प्राइस ऊपर जाएगा, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई है ही नहीं। तो इस तरह से चार्ट में ये चार्ट इस तरह से बनता चला गया। फिर रिटेलर्स आए, अब इनमें इंस्टीट्यूशंस में भी कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, हो सकता है इस बड़े को देखकर किसी छोटे ने इधर बाय किया होगा। इस तरह से करते करते प्राइस ऐसे फिर से ऊपर चला जाता है ये। बट अब जिसने मूड बनाया था ना, हमने क्या डिसाइड किया था कि बात क्या था कि इंस्टीट्यूशन जो होता है फेयर वैल्यू देखते हैं और वैल्यू देखते हैं स्टॉक्स में, ठीक है। तो स्टॉक्स, मान लो इस स्टॉक में वैल्यू उनको लगा, बट अब इस जगह पे वो बाय करने के लिए रेडी नहीं है, इस जगह पे बाय करने के लिए रेडी नहीं है, कहीं बाय करने के लिए रेडी नहीं, क्योंकि उनके हिसाब से क्या था, स्टेप 1 स्टॉक में वैल्यू है कि नहीं, स्टॉक में वैल्यू है तभी वो लोग बाय कर रहे थे। और इस जगह को, ये जो प्राइस है, ये प्राइस उनको फेयर लगा, इसीलिए वो इस प्राइस पे बाय कर रहे थे। हो सकता है थोड़े थोड़े क्वांटिटीज कहीं कहीं कर रहे होंगे, बट इनका जो मेजर ऑर्डर लगा इस जगह पे लगा, इस ब्लॉक पे लगा, एंड दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ब्लॉक। इसी कॉन्सेप्ट को एसएमसी ट्रेडिंग वगैरह में लोग ओबी करते रहते हैं, ठीक है। तो यही है आपका ऑर्डर ब्लॉक, कि ये ब्लॉक्स में आते हैं, जितना एक ब्लॉक उनका लग गया, तो इनका पहला ब्लॉक कितने का लगा, 30,000 का ऑर्डर लगा। अब इनको जितना चाहिए था उसमें से 20,000 अभी भी पेंडिंग है, ओके। तो अब इस 20,000 क्या होगा, अब इसी 20,000 को ये बाद में एग्जीक्यूट करेंगे, कब, जब फिर से वो स्टॉक इनके फेयर प्राइस पे आएगा, इसीलिए वो इसका वेट करेंगे। अब वेट क्यों करेंगे, अब जैसे ये मंथली चार्ट है ना,
तो मंथली में तो यहाँ पे अब 2009 चल रहा है और यहाँ पे था आपको 2016, तो लगभग ये जो टाइम फ्रेम है 7 साल का टाइम फ्रेम है, 7 ईयर्स। तो क्या ये इस जगह पे फिर से आप देखो, इस जगह पे फिर से ऑर्डर लगाने के लिए ये वेट कर रहे थे क्या? यस, दे वर वेटिंग। क्योंकि ये जो कंपनी होती है ना, जैसे ब्लैक रॉक, SBI, HDFC, ये 50, 60, 100 साल पुरानी कंपनीज हैं, राइट। इनमें लोग, जैसे आप करते हो ना SIP करो, जितनी जल्दी SIP शुरू करोगे उतना जल्दी आपका वेल्थ बनेगा। तो किसी ने 21 की उम्र में कोई जॉब पकड़ा, किसी ने 24 पकड़ा, वो उस समय से SIP कर रहा है, उस समय से लेके उसी म्यूचुअल फंड पे वो अगले 50-60 साल तक डालेगा, मतलब 50-60 साल की उम्र तक डालेगा। तो 20 साल, 30 साल, 40 साल पैसे नहीं निकाल रहा है, तो वो पैसा जो नहीं निकाल रहा है लोग, वो क्या करेंगे? अब इस तरह का एक स्टॉक थोड़ी है, इस तरह के तो हजारों स्टॉक्स पड़े हुए हैं। तो किसी में कभी मौका मिल रहा है, कभी किसी मौका मिल रहा है। उसी तरह से एक CAGR बन रहा है, स्टॉक ग्रो कर रहा है। तो ये जो फंड हाउसेस होते हैं, जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, दे आर वेरी रैशनल, दे आर वेरी स्मार्ट, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड स्मार्ट मनी। ये सब कुछ सोच समझ के होता है यहाँ पे, कि अगर इस जगह पे बाय करना है तो मुझे यहीं पे बाय करना है। मतलब इट्स नॉट वेरी हार्ड रूल कि एकदम इसी प्राइस पे करो, बट उनका एक प्राइस का बैंड होता है, प्राइस का रेंज होता है, इसी रेंज के आसपास मुझे बाय करना है। तो आज से 9 साल के बाद भी यहाँ पे आए तो बाय होगा। ये बाय सिर्फ कब नहीं करेंगे वो लोग? जब कुछ ऐसा डेवलपमेंट हो जाए उस स्टॉक में, जैसे कि मान लो कि ये जो स्टॉक है वेदांता, इसके बारे में इनको कुछ नेगेटिव न्यूज पता चल जाता है कि उसके उसके प्रोमोटर्स ने कुछ घपला कर दिया हो, या कुछ कंपनी में कुछ बहुत बड़ा क्रैश आ सकता है कि कंपनी बर्बाद हो सकती है, जो भी उनके रिसर्च के हिसाब से जो उनको मालूम पड़े कि कुछ बहुत बड़ा गलत होने वाला है, जो आमतौर पे यूजुअली मतलब बड़े कंपनीज में नहीं होता है। इसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने के अलग अलग तरीके होते हैं, कोई रिस्की होता है, कोई कम रिस्की होता है। इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे, किस तरह से लाइक डिफरेंट कैप्स ऑफ स्टॉक पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ पे ज़्यादा सेफ्टी है, कहाँ पे सेफ्टी कम है, ठीक है। तो जब भी कोई स्टॉक ऐसा है जिसमें पोटेंशियल है और वो ठीक ठाक चल रहा है, काफ़ी रेपुटेड है, तो यूजुअली क्या होता है कि उन कुछ बड़ा बदलाव नहीं आया उस कंपनी में, ठीक है। तो उसमें जो है ये फेयर वैल्यू पे जब आता है तो लोग दोबारा बाय करते हैं, इंस्टीट्यूशंस। इससे हमें क्या फ़ायदा? और इसी से तो हमारा सपोर्टेशन बन रहा है कि ये सपोर्ट, आपने कह दिया कि ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट क्यों कहलाए? दोबारा से यहाँ पे वो प्राइस इस जगह के आसपास से आके, इस रेंज में आके, देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक लाइन नहीं होता, एक नहीं होता, लेवल नहीं होता, वो एक ग्रुप्स ऑफ प्राइसेस होते हैं ना, एक लेवल होता है, एक बैंड होता है। तो इस बैंड में आया तो दोबारा वेदांता में बाय ट्रिगर हो गया, ऑटोमेटिक प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया, क्योंकि फिर से क्या हुआ, इस प्राइस पे आया तो उन्होंने फिर से उसी तरह से बाय करना शुरू किया धीरे धीरे। अब ये भी तो हो सकता है ना कि इस इंस्टीट्यूशन के पास 50,000 इनको चाहिए थे, 30,000 ये पहले ही बाय करके बैठे हुए हैं, तो इनके बाय करने के कारण, बाय करके शेयर्स को दबा लेने के कारण अपने पास भी तो सप्लाई कम हुआ। जो बिकने के लिए पहले इस बार जब आए थे स्टॉक पे तो ज़्यादा थे बिकने के लिए, जिनमें 30,000 इन्होंने खरीद लिया, तो अब जो है ऑफकोर्स मार्केट से वो शेयर्स कम होंगे, उसका काउंट कम हो जाएगा, तो अब थोड़ा जल्दी खत्म होगा। तो इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे आया, थोड़े दिन लगे और फिर से प्राइस ऊपर चला गया। तो ये कब तक चलेगा? ये तब तक चलेगा जब तक उनके सारे पेंडिंग ऑर्डर्स फुलफिल नहीं हो जाते। अब देखो फिर हुआ ये। अब की बात थोड़ा सा नोटिस करना, इस एरिया के आसपास उनको बाय करना था, सेम लेवल है, सेम लेवल पे वो फिर से आता है। इस बार क्या हुआ, इस बार ज़्यादा देर पर समय यहाँ पे समय ज़्यादा नहीं लगा, समय ज़्यादा थोड़ा ऊपर ऊपर गया, थोड़ा जल्दी ही ऊपर जाना शुरू कर गया। क्यों? क्योंकि इस टाइम शेयर्स और कम हुए बाय करने के लिए। मान लो कि यहाँ पर उसने 30,000 खरीद लिया था, यहाँ पे 10,000 खरीद पाए, और यहाँ पे लास्ट 10,000 अपना खरीद पा रहे हैं, जिनमें से भी 2-4 हज़ार बचा हुआ है, ठीक है। तो ये जल्दी ऊपर आना पड़ा। तो जब ये इसके शेयर्स अपने पास जब ये रख रहे हैं, तो धीरे धीरे उस शेयर्स की क्वांटिटी मार्केट से कम भी हो रही है, क्योंकि वो लोग रखे, वो बेच नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इस जगह पे बाइंग हो रही है, तो थोड़ा जल्दी बाइंग आ गई, जल्दी प्राइस ऊपर चला गया, कम खरीदने से ही ऊपर चला गया, और फिर से ऊपर चला गया इस तरह से। अब मान लेते हैं कि ये लेवल दोबारा नहीं आएगा, दैट इज नॉट अ गारंटी। अभी हमें नहीं पता कि जो इंस्टीट्यूशन बाय कर रहा था क्या उसके सारे ऑर्डर्स खत्म हो गए, पेंडिंग ऑर्डर्स, या अभी बचा हुआ है जिसका वो वेट करेंगे फिर से। तो ये हमें नहीं पता होता है। हमें अब देखो, इस पूरे कहानी में हमें किन किन चीज़ों को यूज करना है अपने फेवर के लिए, वो हम देखेंगे बाद में। तो आप यहाँ पे एक लेवल बना लो, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इसके पेंडिंग ऑर्डर बचे हुए हैं,
ये हमें नहीं पता है। बट अगर बचे हुए होंगे या पेंडिंग ऑर्डर मान लो नहीं है, यहाँ पे फिर से बाइंग आ सकती है। क्यों? क्योंकि पेंडिंग ऑर्डर अगर नहीं भी है और ये स्टॉक मान लो आप इतना ऊपर चला गया है, राइट, तो इतना ऊपर जब जाएगा मतलब जो बाय कर रहा है वो कभी तो कभी जाकर सेल करेगा। आप जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, मान लो 10 साल बाद आपने पैसा निकालना चाहा, तो निकालोगे कहाँ से? जब वो सेल करेगा। जिन एसेट्स पे आपके फंड, जो कंपनी आपकी फंड मैनेज करती है उसने इन्वेस्ट किया होगा, वो सेल करेगा, तभी निकलेगा आपका पैसा बाहर, राइट। तो समय के साथ अगेन ये भी एक स्मार्ट डिसीजन होता है कि अब जो है ना, जिस स्टॉक को हम बाय कर रहे हैं, भले वो वैल्यू का है, वो अपने वैल्यू से बहुत ओवर प्राइस हो चुका है, मतलब इससे ज्यादा और क्या ही बढ़ सकता है वो उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो फिर वो इंस्टीट्यूशंस वैसे स्ट्रेटेजिकली ऑर्डर ब्लॉक्स बना के वो सेल करना भी चालू करते हैं। जैसे यहाँ पर देख लो, यहाँ पे तक आ गया, तो जो इंस्टीट्यूशन, हो सकता है कि सेम इंस्टीट्यूशन हो या मल्टीपल इंस्टीट्यूशन हो, बहुत सारे हो सकते हैं, उन्होंने स्ट्रेटेजिकली यहाँ पे धीरे धीरे करके सेल करना शुरू किया। जब उनकी क्वांटिटी खत्म हो गई, अब उनको लगा कि ठीक है, ये कौन सा प्राइस है, 500, लगभग 500, ठीक है, कि 500 का प्राइस सही है मुझे बेचने के लिए, 400 से 500 का रेंज, उसमें उन्होंने बेचा, फिर उन्होंने छोड़ दिया, नीचे आ गया, फिर ऊपर लगा, तो उनको लगा कि ठीक है, ये भी फेयर प्राइस है, चलो यहाँ बेच देते हैं, यहाँ भी बेच देते हैं। देखो यहाँ पे दोबारा फेयर प्राइस लगा है, मतलब जो इंस्टीट्यूशन यहाँ बेचना चाहता था उनको 2 बार ये फेयर प्राइस लगा। पहले आया, थोड़ा दूर उन्होंने बेचा होगा, फिर प्राइस नीचे चला गया, और फिर यहाँ पे फिर से प्राइस यहाँ पर आया, तो फिर उन्होंने बेच दिया। सेम अब कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा है जो चाहता है कि मैं तो बेचूंगा तो यही इसी रेंज में मुझे बेचना है, तो ये किसी के हिसाब से, किसी इंस्टीट्यूशन के हिसाब से होगा ये फेयर वैल्यू है उनको सेल करने के लिए। जो उन्होंने बाय करके जमा किया हुआ है, इधर बाय करके, इधर बाय करके, इधर बाय करके, जो उन्होंने जमा किया हुआ है, ठीक है, इतना प्राइस उनको, इतना प्रॉफिट उनको समझ में आ रहा है, तो वो उन्होंने सेल कर दिया, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो बैठे हुए हैं कि नहीं, इससे नीचे तो मैं सेल करूंगा ही नहीं। होता है ना कि मैंने कुछ खरीद लिया है, अब मुझे उतना हाई प्राइस चाहिए बेचने के लिए, सेकंड हैंड मुझे बेचना है, एक हाई प्राइस चाहिए, नहीं मिलेगा मैं नहीं बेचूंगा, राइट। तो ये है उनका प्राइस, कितना में सेल करना है, तो वही यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ। अब यहाँ पे एक टक में ये पूरा नीचे क्यों आ गया? सेलिंग में कभी पैनिक भी होता है ना, और बाइंग में भी होता है, एक एब्रप्ट बाइंग होता है कि इतना ज्यादा पोटेंशियल दिख जाए किसी स्टॉक में, इतना ज्यादा पोटेंशियल दिख जाए। मान लो यही स्टॉक होता और इस जगह पे किसी इंस्टीट्यूशन को लगता कि इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, मतलब लूट लो, वी कैन नॉट वेट टू बाय 1000, क्योंकि अगर मैं 1000 प्लेस करूंगा तो कोई और आके 5000 प्लेस कर देगा, कोई और आके 10,000 प्लेस कर देगा। उसमें ये लोग भी बहुत एग्रेसिवली ऑर्डर प्लेस करते हैं और वहां से प्राइस ऐसे शूट अप कर जाता है। तो उनको भले इस प्राइस पे नहीं मिल पाया, इतना 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 इन सारे जगहों पे उनको मिल पाया, तो इसमें भी उनकी जीत होती है, ऐसा उनको लगता है, क्योंकि सही भी लगता होगा। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है तो हो सकता है ना ये इतना ऊपर चला जाए कि ये नेग्लिजिबल पार्ट बन जाए, ठीक है, कोई फर्क ना पड़े। अब यही स्टॉक यहाँ पे बाई किया, अगर ये इतना दूर चला जाए, पूरा ऊपर तक चला जाए उसी समय, तो ये थोड़ा ऊपर नीचे उनको फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सारा वो लोग स्ट्रेटेजिकली डिसाइड करते हैं, है ना। तो इसी तरह से सप्लाई का हमने बात कर लिया, यहाँ से इस तरह से नीचे आ गया। तो अब मान लो कि इस लेवल पे दोबारा कभी आता है, कभी टाइम में, फ्यूचर में, तो यहाँ पे फिर से बाइंग होगा या नहीं होगा, ये आंसर हमें उसी टाइम पे पता चलेगा। और अभी के हिसाब से मान लो इसके 50,000 शेयर्स थे, जिसमें से 45,000 ये लोग बाय कर पाए, ठीक है। तो प्राइस इतना ऊपर जाके अगर फिर से आता है तो हो सकता है ना इस जगह पे ये सारे अपने स्टॉक्स को खाली कर ले, कि 45,000 खरीदा था, 40,000 तक इन्होंने यहाँ पे बेच लिया, और ये प्रॉफिट, इतना जो प्रॉफिट है, इतना प्रॉफिट उन्होंने कमा लिया। तो अब जब कमा लिया तो फिर से अगर स्टॉक नीचे आया, अब देखो नीचे आने के चांसेस बढ़ क्यों गए? एक तो इन्होंने सेल किया, और भी जितने लोग बाय किए होंगे नीचे, उनको लगा कि ठीक है मैंने नीचे बाय किया, प्रॉफिट बन रहा है, तो प्रॉफिट बनेगा तो लोग सेल करेंगे, इसीलिए ना ऊपर प्राइस गया ही क्यों? क्योंकि ज्यादा लोगों ने बाय किया, जितना डिमांड था उससे ज्यादा लोगों ने बाय किया, तभी ऊपर गया। अब ज्यादा लोगों ने बाय किया है तो उन सबको प्रॉफिट दिख रहा है, तो वो लोग सेल भी करेंगे, सेल करेंगे तो फेयर वैल्यू पे आएगा। अब देखो ये मैंडेटरी नहीं है कि प्राइस फिर से यहाँ तक पूरा नीचे आ जाए, बट अगर प्राइस यहाँ तक भी आता है, मान लो यहाँ पे आके रुक के फिर से ऊपर जाने लगा, तो ऐसा क्यों हो सकता है? यहाँ तक आके फिर से ऊपर क्यों जा सकता है? क्योंकि हो सकता है ना कि इनमें से बहुत सारे लोग जो हैं जिन्होंने इस प्राइस से बेचा, नीचे आते थे सारे लोग रुक गए बेचना, कि ठीक है मेरे को प्रॉफिट अब प्रॉफिट कम दिख रहा है, अब मैं नहीं बेचूंगा, और ये स्टॉक जो है यहाँ से मतलब ऊपर ही जाएगा,
ये क्या था, मार्केट मास साइकोलॉजी है। मार्केट को एक टर्म दिया गया है, क्राउड साइकोलॉजी पे चलता है, ठीक है। तो अभी तो आज हम लोग बात कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो साइकोलॉजी चल रहा है। आगे हम बात करेंगे रिटेलर्स का क्राउड साइकोलॉजी कैसे काम करता है, क्योंकि क्राउड साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये सारा चीज जो रिटेलर्स कर रहे हैं ना, इनमें ये सारा जो हो रहा है ये सिर्फ इंस्टीट्यूशन से करने से नहीं हो रहा है। हमें रिटेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना पड़ेगा कि रिटेलर्स क्या कर रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण इंस्टीट्यूशन ऐसा एक्ट कर पा रहे हैं। और फिर लास्ट में हम दोनों को मर्ज कर देंगे कि इंस्टीट्यूशन और रिटेलर्स एंड हाउ दे आर गोइंग हैंड इन हैंड, एंड हाउ इंस्टीट्यूशंस आर एबल टू मेक सो मच प्रॉफिट एंड रिटेलर्स में कम लोग बनाते हैं, बट जो लोग बनाते हैं वो लोग बहुत ज्यादा कैसे बना पाते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे लाइक एडवांटेजेस रिटेलर्स के पास जो कि इंस्टीट्यूशन के पास भी नहीं है, राइट। उन एडवांटेजेस के बारे में भी हम बात करेंगे आगे। उनमें से एक तो आपको आज ही पता चल गया होगा कि इंस्टीट्यूशंस जो है वो जितना चाहे उतना बाय नहीं कर सकते हैं जब मन करे, बट रिटेलर्स आमतौर पे लिक्विड स्टॉक्स में कर सकते हैं। तो आपको अगर ये पता चल गया कि कौन सा इंस्टीट्यूशन यहाँ पे एक्ट करने वाला है, कौन सा मतलब कि क्या कोई इंस्टीट्यूशन यहाँ पे एक्ट करने वाला है, कितना टाइमिंग में एक्ट करने वाला है, अगर आपको ये सब पता चल गया चार्ट पढ़ के, तो आप जितना चाहे बाय कर सकते हो ना। अनलिमिटेड मनी आप बना सकते हो अपने हिसाब से, लाइक नॉट अनलिमिटेड, बट यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी इफ यू नो कि वहाँ पे क्या हो रहा है। और हम लोग रियल चार्ट्स पे भी डिस्कस करेंगे कि इन सब चीज़ों को, लाइक हम पहले डिस्कस करेंगे तो बाद में वो होगा, आप देखना वो वेरी इंटरेस्टिंग, राइट, कि कैसे हो रहा है, हम जो पकड़ रहे हैं वो कैसे ऐसा काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहाँ थे, ओके, कि मान लो ये स्टॉक यहीं तक आया, यहीं से घूम गया, नीचे कभी आ ही नहीं पाया। तो दो पॉसिबिलिटीज, एक तो कुछ इंस्टीट्यूशंस के यहाँ पेंडिंग ऑर्डर होंगे, वो पेंडिंग ही रह जाएंगे, वो पेंडिंग रहेंगे, वो 10 साल 20 साल बाद कभी आए तो दे विल कीप ऑन वेटिंग, पहली चीज। और यहाँ से अगर ऊपर चला गया, इसका मतलब एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि लोग इतना नीचे आने के बाद भी बेचना नहीं चाह रहे हैं, लाइक दे आर अनेबल, दे आर लाइक लोग बेचना नहीं चाह रहे, खरीदना नहीं चाह रहे हैं। वहां से नीचे आ गया, अब लोग और खरीदना चाह रहे हैं क्योंकि प्राइस कम हो गया ना। तो रिटेलर्स कैसा सोचते हैं कि जो स्टॉक जितना ऊपर चलता जा रहा है, बाय करते जाओ, बाय करते जाओ, बाय करते जाओ, प्रॉफिट बन रहा है। और इंस्टीट्यूशन कैसे सोचते हैं, जो स्टॉक जितना अच्छा हो और जितने कम प्राइस पे मिले उतना बढ़िया है, तभी तो वो लोग नीचे आने में बाय कर रहे हैं। आप देखो जहां जहां नीचे आ रहा है वो बाय कर रहे हैं। अब किसी रिटेलर, हमारे से रिटेलर को आप बोल दो कि प्राइस स्टॉक यहाँ था, इतना ऊपर गया था, फिर इतना नीचे आ गया, हिम्मत करेगा कोई बाय करने का? नहीं, आमतौर पे लोग नहीं करते हैं हिम्मत इतने नीचे आने में बाय करने का। अभी जैसे ये ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे सब लोग खुश हो जाएगा, ठीक है भाई ऊपर जा रहा है, प्रॉफिट बन रहा है सबका, हर तरफ बातें चलने लगती हैं, कोई भी हर तरह का आदमी बात करने लग जाता है कि ठीक है स्टॉक ऊपर जा रहा है, बढ़िया प्रॉफिट देगा, रिटर्न देगा, बाय करते हैं। बट एक्चुअल गेम कब होता है? जब वो प्राइस अपना एक फेयर वैल्यू पे होता है। आप इसको मार्केट की तरह ही समझो, नॉर्मल मंडी की तरह ही समझो कि कोई भी सब्जी ज्यादा आप कब लोगे? जब वो ठीक रेट में मिले, आपको फेयर प्राइस पे मिले। बहुत ज्यादा प्राइस ज्यादा हो तो आप ज्यादा नहीं लोगे। मार्केट में हम इसी का अपोजिट करते हैं रिटेलर्स, कि जो रेट मिल रहा है, महंगा मिल रहा है तो ज्यादा लेना है, नहीं लेना है। जब प्राइस सस्ते में मिले तब लेना है। तो अभी इस स्टॉक पे जो हमने एज्यूम किया था कि इस जगह पे कोई खरीदना नहीं चाहता था, नीचे आया, अचानक से बहुत सारे लोग खरीदना चाहने लगे धीरे धीरे करके, ठीक है, तो ये प्राइस यहीं से ऊपर चला गया, राइट। तो ये भी हो सकता है कि यहाँ से कभी नीचे आई ना। तो इनमें से इंस्टीट्यूशंस को भी जब अपने रिसर्च के हिसाब से लगता है कि ठीक है अब जो है इसके नीचे आना बहुत बहुत रेयर चांस है इनके ऑर्डर्स को फिल होने का, तो वो भी धीरे धीरे यहाँ से शिफ्ट करते हैं अपने कुछ ऑर्डर्स को लेकर, और तभी यहाँ से फिर से प्राइस ऊपर जाता है, और तभी आपको चार्ट ऐसा 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 दिखता है। तो ये चार्ट के जितने पैटर्न्स है ना, तो हम जब भी चार्ट के किसी भी पैटर्न को डिस्कस करेंगे मार्केट में, हम कोई भी नाइव तरीका से, नॉर्मल तरीका से बस ये नहीं बोलेंगे कि ऐसा कैंडल बन गया वो बन गया। हम इन डेप्थ जाके डिटेल में बात करेंगे कि ये जो चार्ट बना इसमें किस तरह का साइकोलॉजी रहा हुआ इंस्टीट्यूशंस का, रिटेलर्स का, और कैसे हम उसको मर्ज करके कंबाइन करके हमें एक्जैक्टली पता चलेगा कि वहाँ पे क्या एक्ट होने वाला है। काफी डिटेल में हम बात करेंगे। तो हम ये भी देख सकते हैं कि ये जो इस प्राइस पे था, उन्होंने एक तो हमने केस ये देखा कि उसके कुछ ऑर्डर पेंडिंग रह गए होंगे तो नीचे आने पे फिर से ले सकता है, या ऑर्डर पेंडिंग नहीं रहे होंगे तो ये भी तो हो सकता है ना कि प्राइस फिर से नीचे आए तो ये इनको फिर से ये फेयर वैल्यू लगे। एक केस ये था कि ऊपर जाते हुए इन्होंने अपना सेल करते 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 इनके पास 10,000 बचा हुआ है जो इन्होंने रखा है, बाकी उन्होंने सेल कर दिया, तो नीचे आके इनके पास फिर से बाय करने की एनर्जी आ गई है। तो ये भले पेंडिंग ऑर्डर्स इनके नहीं थे, भले सारे फिल हो गए थे, तो भी जब नीचे आएगा तो बहुत बहुत हाई चांस है कि यहाँ पे ये लोग फिर से न्यू ऑर्डर लगाएंगे। तो ये समझ में आ गया आपको कि दोबारा बाय हो सकता है, या तो उनके प्रीवियस पेंडिंग ऑर्डर्स बचे हुए हों, मान लो कि यहाँ 50,000 उन्होंने लेना चाहा था और 30,000 ही सिर्फ ले पाए, 20,000 बच गया लेने को, तो वो आएगा तो 20,000 यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, या उनका पूरा या ऑलमोस्ट ऑर्डर फिल हो चुका है, फिर भी ऊपर जाते जाते ये लोग जब प्रॉफिट बनेगा तो ये सेल करेंगे, और फिर से अगर प्राइस नीचे आएगा तो फिर से वो न्यू ऑर्डर पंच करेंगे।
तो यहाँ पे जो ये सपोर्ट लेवल बना है ना, ये एक बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल लेवल है स्मार्ट मनी के द्वारा, एंड दैट्स वाई दे वर्क। ठीक है, तो और आमतौर पे पेंडिंग ऑर्डर के कारण ही ये वापस प्राइस ऊपर जाता है। पेंडिंग ऑर्डर नहीं तो क्या हुआ, जब ये नीचे आएगा तो फिर से यहाँ ऑर्डर लग जाएगा, लिमिट ऑर्डर लग जाएगा, तो लिमिट ऑर्डर भी तो पेंडिंग ऑर्डर हुआ, समझे। तो आज हम लोग ये समझ रहे थे कि इंस्टीट्यूशंस कैसे बिहेव करते हैं, क्यों ऐसे एक्ट करते हैं। आगे हम इसी सीरीज में डिटेल में और बात करेंगे, इसको हम रिटेलर्स के थॉट से मिलाएंगे, और रिटेलर्स के थॉट को मिलाने से पहले हम थोड़ा कैंडलस्टिक के बारे में जान लेंगे कि ये जो कैंडलस्टिक चार्ट बन रहा है ये क्या है, और इसे हमें देख के ज़्यादा समझ में कैसे आएगा कि क्या एक्ट कर रहे हैं रिटेलर्स, राइट। प्राइस के बीच में ट्रांजेक्शन कैसे होता है, जब ट्रांजेक्शन होता है तो चार्ट कैंडल कैसा बनता है, क्योंकि अल्टीमेटली हमको अगर चार्ट और चार्ट के पैटर्न को समझना है तो उसके पहले वो जो चार्ट को बनाने का जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो भी एक यूनिट है कैंडलस्टिक, ये कैंडलस्टिक कैसे बनता है और ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट पे समझेंगे बहुत जल्दी। ऑलराइट, थैंक यू गाइज।